केपी एस्ट्रोलॉजी की जो ब्यूटी है, काफी सारी ब्यूटी है केपी एस्ट्रोलॉजी में, उसमें से एक ब्यूटी है ये प्रश्न कुंडली, जिसको कहते हैं होरारी। प्रश्न कुंडली हम पराशरी में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में करने में काफी सारा डिफरेंस है। तो पहले वो डिफरेंस को समझेंगे। एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको प्रश्न कुंडली में टाइम रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। एंड इतना एक्यूरेट आंसर करती है प्रश्न कुंडली, वो प्रश्न दिल से पूछा हुआ होना चाहिए। वो सारे रूल्स आज अभी हम स्टडी करेंगे। In case of Parashari astrology, we have to make the कुंडली immediately at the time of asking question. मान लो मुझे सिर्फ पराशरी आता है, किसी ने मुझे पूछा क्या मैं घर ले सकता हूँ, ट्रेन में जा रहे हैं हम लोग, उसने मुझे वो टाइम पे पूछ लिया। पराशरी से अगर मुझे उसका आंसर निकालना है तो मुझे ऑन द स्पॉट वही टाइम पे कुंडली बनानी पड़ेगी, प्रश्न कुंडली, जो कि पॉसिबल आमतौर पे तो होगा नहीं, ट्रेन के अंदर आप जा रहे हो। बट आपको केपी आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑन द स्पॉट उनको बोल सकते हो भाई एक काम कर, 1 से लेकर 249 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर बोल दे। वो जो नंबर बताएगा वो व्यक्ति, आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, जो नंबर बताएगा उसको आपको नोट कर लेना है। फिर जब आपको फुर्सत मिले, जब आपको टाइम मिले, तब आप वो नंबर डाल के जिस समय पे बैठे हो उस समय की प्रश्न कुंडली बना सकते हो। एक सबसे बेस्ट तरीका उसका ये है। दूसरा, काफी टाइम मैं तो ये सिस्टम फॉलो करता हूँ, क्योंकि बहुत बार आप किसी को बोलोगे कि भाई मुझे एक रैंडम नंबर बता दे 1 से लेकर 249 के बीच में, कुछ लोग रैंडम बताएंगे। कुछ लोगों को क्या होता है कि मन में ऐसा होता है ये मेरा लकी नंबर है, ये मेरा बर्थ डेट का नंबर है, ये मेरे वाइफ का बर्थ डेट का नंबर है, तो वो लोग वो नंबर बता देते हैं। जैसे समझो बर्थ डेट है 5 अप्रैल, तो बता देगा 5 नंबर। उसके माइंड में क्या चल रहा है, मेरी बर्थ डेट है, 5 नंबर है, 5 नंबर मेरा लकी नंबर है। या किसी को पहले पूछा होगा कोई न्यूमरोलॉजी, इधर उधर यूट्यूब पे देखा होगा, ये नंबर आपका लकी, ये नंबर वो लकी, तो वो लकी नंबर बता देगा। इसके अंदर क्या है, हमें जो कुंडली बनानी है उसका जो नंबर हम उसके पास से लेते हैं उसको कहते हैं सीड। तो जो सीड है वो नेचुरल आना चाहिए, ओरिजिनल आना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए। मेरी बर्थडे है ना, मेरी छोकरे की बर्थडे है ना, वाइफ की है, ऐसा बायस नहीं होना चाहिए, बराबर। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैं ये तरीका फॉलो करता हूँ। मैंने ऐसा 1 से लेकर 249 के बीच, 1 से लेकर 249 सारे कॉइन्स मैंने यहाँ पर बना के रेडी रखे मेरे पास। जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है प्रश्न कुंडली से अगर उसका आंसर करना है तो मैं उनको कहता हूं कि आप इसमें से एक कॉइन निकालो। वो जो कॉइन आएगा, क्लाइंट तो सामने बैठा है, वो नंबर जो आएगा वो नंबर लेके उसकी कुंडली बना लो। उसमें हम क्या करेंगे, ये कुंडली को बाकी जैसे हम कुंडली बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बट ये नंबर डालेंगे उसके अंदर, उससे कुंडली बनाएंगे। और इसको जो हम उसके पास से नंबर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि क्लाइंट को आप कैसे कहोगे। अब क्लाइंट ने कोई प्रश्न पूछा और मुझे प्रश्न कुंडली से उसका आंसर निकालना है, तो सबसे पहले हम क्लाइंट को क्या कहेंगे, आप जो भी भगवान में मानते हो पहले आप उनका नाम स्मरण करो, आपके कुल देवी या कुल देवता का नाम स्मरण करो, और आपको प्रश्न उनको ही पूछना है, आपके कुल देवी को ही प्रश्न पूछना है कि हे माता या हे देवता आप मुझे सहाय कीजिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उसका मुझे आंसर दीजिए। और वो क्वेश्चन उनको बोलना है कि आप मन में वो क्वेश्चन पूछो, और वो क्वेश्चन पूछ के फिर इसमें से सफल करो इसको, ऐसा करके, और सफल करके फिर इसमें से एक कॉइन निकालो, तो जो कॉइन आएगा वो नंबर बन जाएगा, उसका सीड नंबर बन जाएगा, बराबर है। ये एक एग्जैक्ट तरीका है। आप चाहो तो ऐसे कॉइन्स बना के आपके साथ में भी रख सकते हो एनी टाइम, तो कोई भी प्रश्न पूछे तो फटाक से प्रश्न कुंडली से उसका आंसर आप बना सकते हो। In case of horary, we have to take the seed from the person and we can answer the question later. जो पराशरी में इमीडिएट करना पड़ता था, इसमें आप आराम से बाद में कर सकते हो। लेटर ऑन एज पर अवर कन्वीनियंट टाइम विद इन 27 डेज, जब से सवाल पूछा है तब से लेकर 27 दिन के अंदर आप कभी भी इसका आंसर निकाल सकते हो। आंसर गिवन फ्रॉम द प्रश्न कुंडली इज वैलिड फॉर 270 डेज, और जो आंसर आएगा वो वैलिड कितने दिन तक रहेगा, 270 दिन तक नहीं होगा। सबसे पहली बार आपके मन में ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चन आया, आपने पूछा, वही वैलिड गिना जाए, मतलब वही आंसर जो आया वही परफेक्ट होगा। इसमें भी आपने एक प्रश्न पूछा और वो प्रश्न का आंसर मान लो आ गया नो,
तो फिर उसको बार बार पूछने से वो आंसर बदली नहीं होने वाला है। एक बार नो आ गया तो फिर आराम से बैठो, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, उसके बाद में चेंज करो। एग्जैक्ट होता है 270 डेज कि भाई उतने दिन तक वेट करना है, लेकिन किसी को क्या है कि एकदम एंथुजियाज्म रहता है कि नहीं अभी ना आ गया तो वांदा नहीं, अभी और दोबारा ट्राई करो, तो एटलीस्ट 3-4 महीना तो जाने ही देना पड़ेगा। एग्जैक्ट 270 डेज का टाइम है। इफ यू हैव नॉट टेकन द सीड, मान लो किसी ने आपको प्रश्न पूछा और आप ये सीड लेना भूल गए, नंबर लेना भूल गए उसके पास से, तो फिर यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एट दैट टाइम ओनली। जो टाइम पे पूछा है वही टाइम पे कुंडली बनानी पड़ेगी, एल्स दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर थ्रू प्रश्न कुंडली। सीड लिया है तो आप कभी भी कर सकते हो। सीड के जो नंबर होंगे दैट हैज टू बी बिटवीन 1 to 249। We have to consider the place where the astrologer is seated and not the place from where the question is asked। मान लो कल आप दोनों बहुत फेमस हो जाओगे, मान लो मतलब हो ही जाओगे, और आपको यूएस से फोन आया कि मैडम मेरा ये प्रश्न है, मेरी शादी कब होगी। अब आप बैठे हो इंडिया में, तो आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप इंडिया में भी मुंबई में बैठे हो, मान लो वो टाइम पे आप वेकेशन पे हो, आप गए हो अपने नेटिव प्लेस, लेकिन अपना लैपटॉप लेके गए हो और आपको वहां पे फोन आया, तो आप जब प्रश्न कुंडली बनाओगे तो आपको उसके अंदर लोकेशन क्या डालना है, जहां पर आप बैठे हो। डेट तो जिस दिन बनाने बैठोगे वही डेट आ जाएगा, और इधर से ये सीड जो नंबर दिया है वो आ जाएगा। मान लो वो टाइम पे आप मुंबई में अपने घर पे हो तो मुंबई का लोकेशन डालोगे, अगर आप अमेरिका हो, खुद अमेरिका हो तो अमेरिका का डालोगे, अहमदाबाद हो तो अहमदाबाद, जिधर आप हो, मतलब जिधर एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, वो होगा प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब जो प्लेस हम डालते हैं उसमें वो प्लेस का नाम आएगा। नहीं कि सामने वाला जहां से फोन कर रहा है पूछ रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे अमेरिका से पूछे, अफ्रीका से पूछे, या फिर वो खुद अहमदाबाद से पूछे, हम जहां पर बैठे हैं वो इंपॉर्टेंट है, हम जिस दिन बैठे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और ये सीड नंबर इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पे बैठेंगे वो तो टाइम ऑटोमेटिक पकड़ ही लेगा। मैं आपको प्रश्न कुंडली बना के भी बता दूंगा यहाँ पे प्रैक्टिकल, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। द टाइम ऑफ होरारी विल बी द टाइम व्हेन द एस्ट्रोलॉजर विल सीट फॉर द टू आंसर द क्वेश्चन। जब आप बैठोगे जिस समय पे, आप दोपहर को बैठे 2:20 पे आंसर निकालने के लिए, तो वो टाइम हो गया। टाइम ऑफ बर्थ मतलब टाइम ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया, आप जब बैठे तब। Only the seed will be taken from the person, but the time and place will be as per the astrologer। आ गया समझ में? कोई क्वेरी? क्लियर। There will be separate seeds for each and every matter। आपके पास कोई व्यक्ति आया, मेरी शादी कब होगी, शादी का आपने आंसर दे दिया, तो शादी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। मतलब वो पूछ सकता है, आप उसका आंसर दे दो। भाई लड़का कैसा रहेगा, लड़के का फैमिली कैसा रहेगा, लड़के का नेचर कैसा रहेगा, शादी मतलब उनकी मैरिड लाइफ कैसे जाएगी, वो सब आंसर दे दो। लेकिन उसी के साथ साथ में उसने बीच में पूछ लिया मेरा प्रॉपर्टी कब होगा, तो उसका आंसर नहीं दे सकते। बच्चा कब होगा उसका आंसर नहीं दे सकते। मतलब जो मैटर को पूछा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मैटर अगर पूरी चेंज ही हो गई तो उसका आंसर आप फिर ये एक सीट जो पहले दिया उसमें से नहीं दे सकते, आपको उसको बोलना पड़ेगा आप दूसरा सीट निकालो, मतलब दूसरा नंबर बताओ मुझे, और फिर वो नंबर एंड जब आप वापस कुंडली बनाओगे उस हिसाब से होगा। ये आपको कब काम आएगा, मतलब वैसे तो हर एक जगह पे ये काम में आएगा। आप इससे क्या है प्रश्न के बेसिस पे भी कंसल्टेशन कर सकते हो। जैसे आप अपनी ऐड करोगे, कल को मार्केटिंग करना पड़ेगा तब जाके लोग आपके पास आएंगे, ऐसे तो बैठे बैठे कोई आने वाला है नहीं। तो मार्केटिंग में आप ये भी चीज डाल सकते हो कि प्रश्न कुंडली, या आप उसमें कंसल्टेशन फीस पर क्वेश्चन भी लिख सकते हो। और फिर जब वो आपके पास आते हैं या आने से पहले आप उनके पास से पेमेंट ले लो, और फिर आपके पास आते हैं तो उनको कॉइन निकाल के बता दो। आप उनको पूछ सकते हो भाई आपके कितने क्वेश्चन है, 1 2 3, तो 3 क्वेश्चन का पेमेंट ले लो। यहाँ पर आएंगे, पहले क्वेश्चन का निकालो, कुंडली बनाओ, आंसर कर दो, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड भी आप कर सकते हो। प्रश्न कुंडली का क्वेश्चन, प्रश्न कुंडली का, यस, कंसल्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रश्न कुंडली। तो मतलब वो टाइम पे तो वो स्पेशल आएंगे, तो वो सडनली नहीं हुआ ना। सडनली नहीं हुआ, चलो सही बात है, सडनली नहीं हुआ, लेकिन आपने पेमेंट ले लिया। हाँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो आपने उनको टाइम दिया कि भाई आप 5 तारीख को दोपहर को 2 बजे आना मेरे पास, लेकिन ईश्वर उनको वही टाइम पे भेजेगा जिस दिन उसका कनेक्टेड आंसर उसको मिलना होगा, मतलब सही आंसर उसको मिलना होगा। आपने 5 तारीख बोला, लेकिन अगर उसका वो दिन पे अगर आता और उसका आंसर हाँ में होता और उसके जीवन में वो चीज प्राप्त करने की लिखी है, तो वो टाइम पे आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।
मतलब अगर आपने बुलाया और उसके जीवन में वो चीज नहीं होने वाली है, लेकिन 5 तारीख को 2 बजे का आंसर यस में आ रहा है, तो ईश्वर ऐसी कुछ उधर कर देगा चाल कि वो 5 तारीख को नहीं आ पाएगा। वो उसका फोन आएगा, मैडम मैं 5 को नहीं आ सकता हूँ, मैं 7 को आ जाऊँ, 3 बजे आ जाऊँ। आप बोलोगे हाँ ठीक है 7 को 3 बजे आ जाओ, उधर से वो ईश्वर करवाएगा। ये डिवाइन शास्त्र है। अगर उसको जो आंसर मिलने वाला होगा ना उस टाइम पे वो आपके पास आएगा इन शॉर्ट। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 5 तारीख को 2 बजे बुलाया, लेकिन उधर उसको इधर आते 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 2:30 बज जाए। अरे रास्ते में ट्रैफिक था, ये था वो था। अभी वो 2:30 बज गया, लेकिन अभी 2:30 बज गया तो आधे घंटे में तो कितने सारे कस्पल सबलॉट चेंज हो जाते हैं। तो जो उसके रिलेटेड जो आंसर आना होगा वही कस्पल सबलॉट के टाइम पे वो आएगा। और आपने अगर ऐसी गलती कर दी कि ठीक है आप मेरे पास आओ, फिर मुझे पेमेंट देना, फिर प्रश्न कुंडली करना, तो वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऐसे करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। आपके पास आएंगे, प्रश्न कुंडली करेंगे, बाद में बोला अरे मैडम पैसा भूल गया, मैं घर पे जाके देता हूँ, ना वो घर पे पहुंचता है ना आपको पैसा देता है। बहुत बार ऐसा होता है। आपको आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है क्या करना है, बट ये फिक्र मत करना कि मैंने प्लान करके बुलाया। आपने भले बुलाया, आप कौन होते हो या मैं कौन होता हूं बुलाने वाला, वो तो ईश्वर उसको वही टाइम पे भेजेगा जैसा आंसर उसको मिलना है। There should be a link between the house related to the question and the moon. अब हम इससे प्रश्न कुंडली इतनी ब्यूटीफुल है, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आया है तो उसके मन में क्या चल रहा है। जिस टाइम पे व्यक्ति आपके ऑफिस में एंटर करे या आपके सामने बैठे, 2 तरीके हैं। वो आपके सामने बैठे तो आप चुपचाप प्रश्न कुंडली बना लो, वो टाइम भी ऑन द स्पॉट कुंडली बना लो और उसमें देखो मून क्या है। मून जिधर होगा उस घर के रिलेटेड विचार उसके माइंड में चल रहे होंगे, ये पहली बात है। और दूसरा, मान लो कि वो आपके पास आया है, शादी का क्वेश्चन लेके आया है और वो आपको पूछे कि मैडम मेरी शादी कब होगी, और आपने उसके पास से सीड लेकर कुंडली बनाई, तो उसमें आपको खास ये चेक करना है कि मून या उसके नक्षत्र का कनेक्शन 7th हाउस से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शादी से जुड़े हुए हाउसेस के साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शादी से जुड़े हुए हाउस कौन से? 2, 7, 11। प्राइमरी हाउस 7th हाउस, 11th हाउस ओवरऑल इच्छा पूर्ति का है। तो ये 7 एंड 11 पे फोकस ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि 2nd हाउस तो फैमिली का है, बट 7 एंड 11 पे फोकस ज्यादा रहना चाहिए। अगर मून ने वो घर दिखा दिया तो आप समझ जाना कि उसका क्वेश्चन जेन्युइन है, और फिर उसका आंसर आप दोगे तो आपका आंसर परफेक्ट जाएगा। कुछ लोग टाइम पास के लिए भी आएंगे आपके पास, हालांकि आप अगर पहले पैसे ले लेते हो तो टाइम पास वाला सब फिल्टर हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसा दुकान खोल दिया, आओ जिसको आना है आओ, मैं बताता हूँ, मैं आंसर देता हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो बहुत सारे टाइम पास वाले लोग आएंगे आपके पास। टाइम पास के लिए पूछे गए प्रश्न का सही जवाब मिलने वाला नहीं है प्रश्न कुंडली से। उसकी मन के अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो क्वेरी उसकी एकदम जेन्युइन होनी चाहिए। तो प्रश्न कुंडली जितना बेस्ट कुछ नहीं है। मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है प्रश्न कुंडली का, काफी सारी प्रश्न कुंडली मैंने की है, खुद के लिए भी की है, क्लाइंट के लिए भी की है। इफ इन द होरारी moon or its nakshatra lord must signify the concerned houses related to the question, then only we should consider that the query is genuine. Moon should be the cuspal sublord of the concerned house, or the moon should be placed in the house for which the question is asked. उतना मून से कनेक्शन, क्योंकि मून क्या है, माइंड का कारक है, तो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो उस टाइम की कुंडली हमें बता देती है। और अगर हमने वो कैच कर लिया कि हाँ जो प्रश्न पूछा है वो जेन्युइन है, तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार ऐसा होगा, खाली क्लाइंट के मन में ऐसे ही सवाल आया, उसको पूछना है नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन खाली ऐसे अभी आया हूँ एस्ट्रोलॉजर है तो पूछ लेता हूँ, क्या जाता है पूछने में। तो प्रश्न कुंडली बनाओगे तो आपको मून का कनेक्शन कहीं पर भी मिलेगा नहीं। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो, मैं तो बोल देता हूँ कि आपने जो प्रश्न पूछा है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज की अभी आपको फिलहाल कोई एकदम रिक्वायरमेंट या एकदम नीड नहीं है, ये तो आपने ऐसे ही पूछा है पूछने के लिए। हाँ वो तो ऐसा ही अभी आया था तो पूछ लिया, तो इसमें आंसर नहीं मिलेगा सर, क्वेश्चन ओवर। मून का कनेक्शन कंसर्न हाउस से होना ही चाहिए, तो ही उसका आंसर हमें देना है। बोलो कुछ सवाल है? हाँ, मून का कनेक्शन मतलब किसी ने घर के रिलेटेड पूछा, तो मून का कनेक्शन 4th हाउस से होना। मून या तो उसके नक्षत्र का कनेक्शन 4th हाउस से होगा। वैसे मैरिज का है तो 7th हाउस से, संतान है तो 5th हाउस, बिजनेस है तो 10th हाउस, तो उसका कनेक्शन में मून होना चाहिए। एंड 11th हाउस तो इन जनरल कॉमन है सबके लिए। एक बार 11th हाउस आ गया तो भी आप थोड़ा कंसीडर कर सकते हो, बट उसके सिवा कुछ नहीं। उसके और भी रूल है, आगे मैं बताता हूँ। अभी पुनर्फू योग, पूरे केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक ही योग है
जिसका नाम है पुनर्फु योग। पुनर्फु योग, अभी जैसे पराशरी में तो होता है राजयोग, हाँ। नीच भंगरो योग ने दुनिया भर के योग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही योग है जिसको कहते हैं पुनर्फु योग। और वो योग बनता कैसे है? इफ सैटर्न इज कनेक्टेड विथ मून आइदर एस्पेक्ट और कंजंक्शन, अभी एस्पेक्ट कंजंक्शन वो सब तो आपको देखने को आता है, देन इट शोज दैट द डिले इज हैपनिंग इन डिले इज गोइंग टू हैपन इन द इवेंट। बस खाली एक ही देखना है, प्रश्न कुंडली जो भी बनेगी उसमें चेक कर लो सैटर्न का कनेक्शन कहीं पर मून के साथ आ रहा है क्या, तो फिर समझ जाना इवेंट तो होगा अगर कंसर्न हाउस है वगैरह सब है, बट डिले होगा। बस दैट इज द ओनली योग इन कैपिटल। अभी देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रोल ऑफ डायरेक्ट एंड रेट्रो प्लैनेट इन होरारी। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कि अभी फिलहाल गोचर के अंदर कौन से प्लैनेट डायरेक्ट है, कौन से प्लैनेट रेट्रो है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर द कंसर्न कस्पल सबलॉर्ड एंड इट्स नक्षत्र लॉर्ड फॉर विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड आर डायरेक्ट और रेट्रो। चेक करो सबसे पहले, जब कोई आपको सवाल पूछता है, आपने प्रश्न कुंडली बना ली, तो आप चेक करो कि उसने अगर शादी का सवाल पूछा है तो 7th कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड दोनों में से कोई वक्री है क्या। रेट्रो मतलब वक्री, दोनों में से कोई वक्री है कि नहीं, ये सबसे पहले चेक करना है। अब आगे क्या है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कस्पल सबलॉर्ड रेट्रो है तो इवेंट तब तक नहीं होगा जब तक वो रेट्रो वाला प्लैनेट सीधा नहीं हो जाता, डायरेक्ट नहीं हो जाता। If the question is related to property purchase and Jupiter is the 4th cuspal sublord, and अगर वो जुपिटर गोचर में उस टाइम पे रेट्रो है, then the person will not be able to buy the property unless Jupiter becomes direct. In this case, even if Jupiter is showing 4, 11, 12, प्रॉपर्टी के नंबर है 4, 11, 12, एंड अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी 4, 11, 12 से कनेक्टेड है, तो भी जब तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं होता प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। यानी कि कस्पल सबलॉर्ड अगर रेट्रो है तो आंसर डायरेक्ट ना नहीं है, लेकिन जब तक वो रेट्रो प्लैनेट स्ट्रेट नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, तब तक वो इवेंट होने वाला नहीं है, पहली बात। अब सेकेंड रूल, इफ द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड इज रेट्रो, तो क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट अवे नो है। फिर चाहे वो 4, 11, 12 दिखाए, 2, 7, 11 दिखाए, 2, 5, 11 दिखाए, कुछ भी दिखाए, नक्षत्र लॉर्ड अगर रेट्रो आ गया तो स्ट्रेट अवे आंसर नो। इफ द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द कस्पल सबलॉर्ड इज रेट्रो देन द इवेंट विल नॉट हैपन एट ऑल। आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो आ गया, मैटर खत्म, बोल दो स्ट्रेट अवे नहीं होगा। आंसर इज क्लियर नो। Even if the nakshatra lord shows the positive houses for the event, if Jupiter is in the nakshatra of Venus and Venus अगर रेट्रो है और Venus 4, 11, 12 भी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी अगर रेट्रो है तो आंसर नो। वो चीज आपको बराबर से ये रूल ध्यान में रखना है। If the nakshatra lord is retro, then the answer of nakshatra lord will be valid for 1 year। मतलब अभी वो कब तक ऐसा नहीं, वो रेट्रो वाला प्लैनेट सीधा भी हो जाए, लेकिन वो 1 साल तक तो उसको भूल जाओ, फिर 1 साल के बाद वापस प्रश्न कुंडली कर सकते हो। इफ कस्पल सबलॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड बोथ आर डायरेक्ट देन ओनली स्टार्ट फर्दर एनालाइजिंग। फिर ही आगे देखो, कस्पल सबलॉर्ड अगर वक्री है क्लियर कट बोल दो कि अभी, जैसे अभी फॉर एग्जांपल जुपिटर जो है वो गोचर में वक्री है, जुपिटर जो है वो स्ट्रेट होगा लगभग 3 महीने के बाद। आपके पास कोई आया, उसने प्रश्न पूछा संतान कब होगा, आपने प्रश्न कुंडली बनाई, 5th कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 महीने तक संतान नहीं हुआ, 3 महीने के बाद जो होगा वो होगा, और वो टाइम पे फिर से प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी। स्ट्रेट अवे जुपिटर वक्री है, मैटर खत्म। उसी तरीके से मान लो वो आपके पास आया, 5th कस्पल सबलॉर्ड सूर्य है और उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, अभी नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर आ गया तो आंसर स्ट्रेट अवे नो। फिर वो 1 साल तक रुकने को उसको बोल दो कि भाई अभी तो मुझे कोई योग नहीं दिख रहा है, 1 साल के बाद वापस प्रश्न कुंडली बना के हम उसको चेक करेंगे, फिलहाल तो कोई योग नहीं है। क्लियर नो। थर्ड रूल, एट द टाइम ऑफ होरारी इफ द मून इज इन द 11th हाउस इन भावचलित चार्ट, या तो फिर कर्क राशि अगर 11th हाउस के अंदर आ जाए तो 100% यस आंसर।
आंसर इज 100% पॉजिटिव वॉट एवर मे बी द क्वेश्चन, लेकिन ऊपर की दो कंडीशन होनी चाहिए। रेट्रो। हाँ, रेट्रो और डायरेक्ट का चेक कर लो, उसके बाद में अगर ये चीज हुई मून वाली, आंसर इज यस और इवेंट एकदम फास्ट हो जाएगा। रूल नंबर 4, वॉट एवर मे बी द क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो, इफ द 11th कस्पल सबलॉट सिग्निफाइज द कंसर्न हाउस फॉर विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड, देन आंसर बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। इफ समवन आस्क कि भाई मेरा वीजा कब लगेगा, और 11th कस्पल सब, आपने प्रश्न कुंडली बनाई, 11th कस्पल सबलॉट ने 3rd हाउस दिखा दिया, 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन का है, तो आपको समझ जाओ कि आंसर पॉजिटिव है, फिर उसका जो भी आप चेक करके बता सकते हो। रूल नंबर 5, इफ 11th कस्पल सबलॉट और द कस्पल सबलॉट ऑफ द कंसर्न हाउस फॉर विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, अगर वो सैटर्न बन गया तो क्या होगा, इवेंट डिले करके होगा। अगर वो मून बन गया तो इवेंट फास्ट होगा। अगर वो मर्क्यूरी हो गया तो इवेंट एक से ज्यादा बार होगा, या 2 बार एफर्ट करने के बाद वो चीज हासिल होगी, एक बार में नहीं होगा। इफ मोर देन, अभी ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इफ मोर देन 2 planets आर रेट्रो इन द करंट ट्रांजिट एंड इफ द मैटर और क्वेरी इज नॉट अर्जेंट, अवॉइड मेकिंग प्रश्न कुंडली। 15 या 16 नवंबर तक सैटर्न भी रेट्रो था एंड उसी टाइम पे जुपिटर भी रेट्रो था, तो क्या हो गया, दोनों बड़े मेजर प्लैनेट रेट्रो हो गए। तो ऐसे केस के अंदर अगर सामने वाले की क्वेरी एकदम अर्जेंट नहीं है तो अवॉइड करो, क्योंकि आपने पूछा और उसका कस्पल सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड उसमें से आ गया तो अननेसेसरी उसका आंसर नो ही हो जाएगा। बट अगर उसको एकदम अर्जेंट है, जेन्युइन है, तो फिर कर लो, उसको आंसर यस मिलने वाला होगा तो सैटर्न और जुपिटर को छोड़ के और कोई प्लैनेट बनेगा, जरूरी नहीं कि वही बने। इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द मैटर और क्वेरी इज नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नहीं है तो अवॉइड करो, बट अर्जेंट है तो फिर बना लो, जो आंसर आना है वो तो आ ही जाएगा। यस और नो, जो भी आना है वो आ जाएगा। इन होरारी ऑल्सो फर्स्ट चेक द स्टैटिक प्रॉमिस ऑफ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड एंड देन चेक द डायनामिक प्रॉमिस। रूल तो सेम ही रहेगा। इफ द इवेंट इज प्रॉमिस देन ओनली चेक द दशा। अगर वो प्रश्न कुंडली में भी इवेंट का प्रॉमिस नहीं है तो दशा दिखने का कोई मतलब नहीं है। अब कुछ थोड़ा आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर सूरत वेद C02 लिखा है, तो बीच में जब मैं खुद के लिए प्रॉपर्टी देख रहा था तो थोड़ा सूरत में लेने का भी मेरा विचार था। एक प्रॉपर्टी पसंद आया, फिर मैंने प्रश्न कुंडली किया कि क्या मैं सूरत के ये बिल्डिंग में ये फ्लैट नंबर ले सकता हूँ। तो देखो कितना पर्टिकुलर आंसर मिल गया कि खाली सूरत में ले सकता हूँ ऐसा नहीं, ये बिल्डिंग और ये फ्लैट नंबर, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्टली वो भी पता चल जाएगा वो फ्लैट आपको फलेगा नहीं फलेगा, उसमें जाके आपका ग्रोथ होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर आंसर यस आया तो आप ले सकते हो, अगर ले सकते हो तो फिर उसमें सब कुछ अच्छा होगा। अगर आंसर नो आ गया तो फिर नहीं ले सकते, तो वहां पर स्टॉप हो गया। मैंने बहुत सारी प्रश्न कुंडली बनाई है, मैं कुछ कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा। ये कुंडली देखो, यहाँ पे ये जो कुंडली है, जो फ्लैट मैंने लिया कुछ थोड़े टाइम पहले, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया, बुक किया, उसकी कुंडली है। तो वो फ्लैट हमें बाकी सब एंगल से पसंद आया, फिर मैंने प्रश्न कुंडली किया उसका कि क्या मैं ये फ्लैट ले सकता हूँ, ये मेरा प्रश्न था। हमेशा सवाल पॉजिटिव पूछना है, अगर आंसर नो होगा तो अपने आप इधर से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन लू या नहीं लू ऐसा नहीं, ले सकता हूँ, ये करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लगन में क्या आया, कर्क राशि आ गई, बराबर है। मैंने आपको अभी इधर जो मून का पॉइंट था उसमें मैंने क्या बोला, या फिर भाव चलित चार्ट में कर्क राशि लगन में आ गई, यहाँ पे लगन में आए तो भी चलेगा, और इसमें अपना 11th हाउस में आएगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर कर्क राशि आ गई लगन के अंदर, बराबर है। क्वेश्चन इंडिकेट हो रहा है, देखो मून, हमेशा ये देखना प्रश्न कुंडली के अंदर सबसे पहला ये देखना है कि लगन में कौन सी राशि आई, कौन सा ग्रह है, एक नजर कर लिया। अभी क्वेश्चन इंडिकेट हो रहा है, मून की स्क्रिप्ट में 11th हाउस आ रहा है, तो थोड़ा तो पॉजिटिव हो गया, तो पहला पॉजिटिव यहाँ पर मिल गया। और 11 नंबर आगे लिखा है तो आप ABCD देखोगे तो A लेवल पे आ गया, तो एक थोड़ा हिंट मुझे पहला यहाँ से मिला। अब मून के अंदर डायरेक्टली तो प्रॉपर्टी का 4th हाउस नहीं है, उसके साथ में देखो जुपिटर ने भी क्या दिखाया, 11th हाउस दिखा दिया, तो दोनों जगह से 11-11 आ गया, बराबर है। अब 4th कस्पल सबलॉर्ड खुद कौन है, जुपिटर। तो जुपिटर की आप स्क्रिप्ट देखो 11, 5, 10, 6, बट लेकिन जुपिटर क्या है, टेनेंटेड है, तो हम किस पे जाएंगे, मंगल पे।
मंगल पे देखो क्या है, 11 5 10, 11th हाउस आ गया, इच्छा पूर्ति दिखा रहा है, क्लियर क्लियर। और सब लॉर्ड भी कौन है, जुपिटर मंगल मंगल, वो भी 11 5 10 आ रहा है, बराबर है। चंद्र शुक्र शनि, चंद्र में 11th हाउस है, 8th हाउस है, चंद्र शुक्र 2 4 11 देखो आ गया। कहां से आया, कहां से तो आएगा वो, आ गया 4th हाउस, चंद्र शुक्र एंड शनि, शनि वापस 11 8, 11 नंबर कितनी बार आ रहा है देखो। और वो तो उधर तो शुक्र में तो कंप्लीट आ गया 4 11। लग्न में कौन सी राशि आ गई, कर्क राशि आ गई। ये फ्लैट मैंने फाइनल कर लिया। अच्छा, जब मून का कनेक्शन आता है तो इवेंट फास्ट होता है। मैंने सोचा था कि मैं अक्टूबर फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, क्योंकि तब तक पेमेंट करना, सब करना, एडजस्टमेंट करना, वो सब था प्रैक्टिकल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई, क्योंकि मून है वो फास्ट करवाता है, अक्टूबर फर्स्ट वीक के बदले सितंबर फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन हो गया। एक महीना पहले जो सोचा था उससे एक महीने पहले रजिस्ट्रेशन हो गया। यहां पर मून ने डायरेक्ट 4th हाउस नहीं दिखाया, लेकिन मून ने इच्छा पूर्ति दिखा दी कि 11th हाउस, यहां पर लिखा है ना हमारा पॉइंट, कि अगर 11th हाउस से कनेक्ट हो मून तो भी चलेगा, वो चीज हो गया। मून का 11th हाउस से कनेक्शन, इस तरीके से हम कनेक्शन देखते हैं। तो ओवरऑल मून ने कनेक्ट कर लिया, फिर जो 4th कस्पल सबलॉर्ड बना उसने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। कस्पल सबलॉर्ड की पूरी स्क्रिप्ट देख लो एक बार, आपको डायरेक्ट अगर समझ में नहीं आया हो तो। 4th कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर 11 5 10 6 9, मार्स 11 5 10 11 5 10, एक्सपेक्ट मून विनस। हाँ हमने देखा था मून वीनस एंड सैटर्न। तो मून के नंबर देख लो, 11 8 6 9 1, वीनस का नंबर 2 4 11 एंड सैटर्न का वापस 11 8 6 9 7। 7। मंगल 11 में बैठा है नक्षत्र पे, जुपिटर तो टेनेंटेड है तो इसको अभी हम खास कंसिडर नहीं करेंगे। मंगल सबलॉर्ड पे भी आया, अभी नक्षत्र वाला मंगल छोड़ दो, सबलॉर्ड पे भी मंगल है और मंगल भी अनटेनेंटेड है, वापस 11th आया, देखो 11 में ही बैठा है। अभी चंद्र के अंदर से कौन से नंबर पावरफुल है, चंद्र का 11 में तो कुछ लेना देना नहीं, 8th हाउस पावरफुल है। शुक्र के अंदर कौन सा पावरफुल है, शुक्र का 4th हाउस खाली है देखो, बराबर है। और शुक्र खुद बैठा है सेकंड में, 11 को दिखा रहा है बट ठीक है। एंड सैटर्न खुद बैठा है 8 के अंदर, 11 को दिखा रहा है। कॉम्बिनेशन आपको क्या मिला, 4 8 11 का मिल गया। 4th हाउस प्रॉपर्टी, 11th हाउस इच्छा पूर्ति, 8th हाउस इनहेरिटेंस। कुछ सपोर्ट उसमें इनहेरिटेंस में से भी आने वाला था, वो चीज दिखा दिया उसने। दिस इज द पावर ऑफ प्रश्न कुंडली, हर एक चीज दिखाएगा, हर एक चीज। और सबलॉर्ड पे भी चंद्र की दृष्टि है तो इसने भी फास्ट करवा दिया काम, और नंबर भी यहां पर आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी सर इसी में जुपिटर दिखा दीजिए ना, वो वाला। अभी करंट का देखना है नहीं, लेकिन उसमें नहीं बता सकता, मैं दिखा दूंगा जुपिटर का, चिंता मत करो। जो अभी बता रहा हूँ वो समझ दो, क्योंकि उसके लिए हम अभी की कुंडली बनाएंगे, एक प्रश्न कुंडली। अच्छा, आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। देखो ये जो आपने ट्रांजिट चार्ट ओपन करते हो ना, ट्रांजिट चार्ट के अंदर जो भी प्लैनेट रेट्रो होगा उसके आगे आर लिखा होगा। अच्छा इसमें भी ये जुपिटर के अंदर बाजू में आर लिखा है, तो वो अभी जुपिटर फिलहाल रेट्रो चल रहा है। मर्क्यूरी के बाजू में देखो इधर आर लिखा है, तो अभी फिलहाल मर्क्यूरी रेट्रो चल रहा है, सिंपल। कब तक चलेगा वो, कैसे? उसको इधर से आगे 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 घुमा घुमा के चेक करना पड़ेगा कब सीधा हो रहा है। आया समझ में? जनरली सैटर्न अगर रेट्रो होता है तो आमतौर पे वो 4 महीना रेट्रो चलता है। जुपिटर रेट्रो होता है तो वो भी 3 से 3.5 महीना या 4 महीना रेट्रो चलता है, एक बार हुआ तब से।
तो वो चीज आप इसमें से चेक कर सकते पर हो। हमें नहीं पता ना कब से चालू हुआ है, मतलब हमें आगे आगे करके ही देखना पड़ेगा। अभी इसके अंदर मुझे देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 महीना आगे की डेट कर लो, जो उस दिन मैंने आपको बताया था, चेंज सिटी और टाइम। अभी यहाँ पर अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, ओके, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चलो 2 फरवरी का 15 फरवरी का स्टेटस देखते हैं। रिकम्प्यूट हुआ है भाई, जुपिटर जस्ट, जुपिटर सीधा हो गया, बराबर। मार्स लेटर हो गया। हाँ, वो तो कोई ना कोई प्लैनेट तो चलते ही रहेगा, कभी कोई नहीं भी होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एक भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। तो राहु केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं, हाँ। तो उसका कुछ गिनने का नहीं। सूर्य और चंद्र कभी रेट्रो होते नहीं है। जो बचा वो बाकी के 5 प्लैनेट का बचा। एक ये भी फ्लैट हमें पसंद आया था, ऑलमोस्ट बाकी सब जगह से ओके हो जाए, बजट के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से पसंद आता है वाइफ को, मम्मी को, इसको उसको, सब चेक करके फिर लास्ट में मैं प्रश्न कुंडली करता हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे ये प्रॉपर्टी आई चलकर प्रश्न कुंडली, ये आया चलकर प्रश्न कुंडली, ऐसा जो नहीं पसंद होता। है उसको। जो पसंद आए कि भाई अभी इधर से नो आया तो नो, यस आया तो हम सीधा टोकन दे देंगे, उस लेवल पे पहुंचेंगे तब मैं करता हूँ। अभी इसके अंदर देखो, फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड कौन है? पहले देखो मून का कोई कनेक्शन बैठ रहा है दूर दूर से, 11 नंबर पे, 4 नंबर पे, किधर से भी कुछ बैठ रहा है। मून की स्क्रिप्ट में देखो नहीं है। मून का नक्षत्र है जुपिटर, जुपिटर में है कहीं पर नहीं, नहीं है। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, 4 भी नहीं है, 11 भी नहीं। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा लेकिन कुछ कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है पहली बार। अब फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड, नहीं। जब कुंडली बनाई वो टाइम पे फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड था वीनस। वीनस के अंदर देखो नंबर 5 to 7, वीनस का स्टार लॉर्ड वीनस, वीनस का सब लॉर्ड वीनस, सब कुछ वीनस। कुछ नहीं, बोलो है सपोर्टिव है आंसर? नहीं, नहीं है, नहीं हुआ, ये फ्लैट नहीं ले सका। कुछ ऐसा हो गया कि सब फिर वो पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। ना मून ने कहीं से भी इंडिकेट किया, ना नक्षत्र ने, ना सब लॉर्ड ने कुछ सपोर्ट किया। ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट पसंद तो बहुत थी, बट ऐसा हुआ नहीं ले सका। ये शेयर मार्केट की कुंडली अभी रिसेंटली मैंने की थी। अगर आप शेयर मार्केट को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, अभी रिसेंटली 16-17 नवंबर को जबरदस्त मार्केट नीचे आया था, बहुत बुरी तरह से टूटा था। तो मुझे लगा कि अभी चलो थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट टाइम है कि नहीं, मेरे हिसाब से चेक तो करूं, अगर यस आंसर आएगा तो करूंगा। तो ये मैंने उसकी प्रश्न कुंडली बनाई थी। क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं? इन्वेस्टमेंट वर्ड आया तो कौन सा कस्पल सब लॉर्ड चेक करोगे? इन्वेस्टमेंट 6th 12th कस्पल सब लॉर्ड। इन्वेस्टमेंट की बात आई तो 12th कस्पल सब लॉर्ड। अभी देखो मून कहीं से भी पहले तो इंडिकेट कर रहा है 5th हाउस को या 12th हाउस को। शेयर मार्केट को भी एक बार दिखा दे, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के 12 को दिखा दे। ये मून की स्क्रिप्ट कहीं पर दिख रहा है? नहीं, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। फिर मून का नक्षत्र लॉर्ड है मंगल, मंगल दिखा रहा है कभी कहीं पर, कहीं से भी? न 5 न 12, कुछ नहीं दिखा रहा है, बराबर है। आधी तो हवा इधर ही फूस हो जाती है, समझ लेना, आधी हवा तो इधर फूस हो जाती है, बाकी खाली हम देखने के लिए देखते हैं। 12th कस्पल सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर। ट्वेल्थ कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर। 12 दिखा रहा है उसको। जुपिटर 3, 1, 8, 7, 9, 12। 7, 9, 12। मंगल 11, 10, 3, 7 और 8। जुपिटर, मंगल और लास्ट में राहु 10 and 11। ऊपर के एस्पेक्ट कंजंक्शन सब अल्टीमेटली तो राहु है यहाँ पे नीचे। देखो सबसे पहला तो क्वेश्चन कहीं से भी इंडिकेट नहीं हुआ। लास्ट में इसने 10 और 11 नंबर को दिखाया, लेकिन कहीं पर भी 5th हाउस दिखाया इसने? नहीं। प्रश्न क्या था मेरा? इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं, ऐसा नहीं था। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं, उसका तो कहीं से भी 5th हाउस उसने किधर से भी दिखाया नहीं।
फिर मैंने एक सोचा चलो एक बार फिफ्थ हाउस के ऊपर नजर डालते हैं, फिफ्थ हाउस क्या बोल रहा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस शेयर मार्केट है। तो फिफ्थ हाउस मैंने चेक किया, कौन आ गया, जुपिटर। अभी फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कहीं से भी फिफ्थ को दिखा ही नहीं रहा है, न ट्वेल्थ हाउस का। ट्वेल्थ प्राइमरी है, क्योंकि मैंने वर्ड बोला है इन्वेस्टमेंट, ट्वेल्थ प्राइमरी है, मेन ट्वेल्थ है। तो जो इन्वेस्टमेंट का मुझे चेक करना है वो कहीं से भी वो उस नंबर को तो दिखा ही नहीं रहा है। आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं से तो वो आएगा ही आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से तो आएगा, इधर से भी आया नहीं। मैंने ये इन्वेस्टमेंट मैंने स्टॉप कर दिया, बोला अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इधर से आंसर फेवरेबल नहीं आ रहा है। आप नहीं मानोगे, इसके बाद और मार्केट टूटा, और मैंने तो अभी मैडम को बताया था कि इधर मेरा आंसर ना आया, मैंने कुछ नहीं किया, तो उसके बाद में अगले ही वीक में और मार्केट टूटा, तो बचा लिया इनडायरेक्टली। इससे ये फायदा है प्रश्न कुंडली का। मैंने बताया ना, मून का कहीं पर कनेक्शन नहीं आया तो मैं समझ गया आंसर ढीला डाला है। सबसे पहले मून ही चेक, सबसे पहले मून और उसका कस्पल सबलॉर्ड ही चेक करना है कि वो क्वेश्चन को दिखा रहा है क्या। आपको ये चीज इसमें भी काम में आएगी। जब मैंने मेरी ये ऑफिस ली तो इधर हम लोग ने देखा पूरे मॉल के अंदर, अल्टीमेटली 3 ऑफिस मुझे पसंद आई, बजट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, सबके हिसाब से 3 मुझे पसंद आई। फिर मैंने उसमें प्रश्न कुंडली किया, न्यूमरोलॉजी भी चेक कर लिया, हो तो ऑफिस का नंबर देख के सब चेक कर लेते हैं, दिशा विशा वास्तु के हिसाब से चेक कर ली। अब वो ऑफिस मुझे फलेगी कि नहीं वो कौन बताएगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न कुंडली ही बताएगा। तो मैंने 3 प्रश्न कुंडली करी। अभी ये ऑफिस का नंबर है 291, तो क्या मुझे रघुलीला मॉल में 291 नंबर की ऑफिस लेनी चाहिए, पहली प्रश्न कुंडली। फिर जो दूसरा नंबर था वो दूसरी, तीसरा था वो तीसरी, तीनों 3 में से जो सबसे बेस्ट और पावरफुल कुंडली आए आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। अभी मान लो फ्यूचर में आपको नया घर लेना है, 2-3 प्रॉपर्टी पसंद आ गई, पहले वास्तु के हिसाब से चेक कर लो, न्यूमरोलॉजी चेक कर लो, वो सब चेक कर लिया, फिर कौन सी नंबर भी तो मिल जाएंगे। मान लो आपका फेवरेबल, आपका लकी नंबर है या आपके लिए जो ऑस्पिशियस नंबर है वो 3 है एग्जांपल, आपको 3 नंबर वाली 2 प्रॉपर्टी भी मिल गई, दोनों में वास्तु भी मिल गया, एक के अंदर नॉर्थ का एंट्रेंस है, एक के अंदर ईस्ट का एंट्रेंस है, दोनों अच्छे एंट्रेंस है, वो भी मिल गया। अब कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी लूं तो मेरे प्रगति होगी, मेरा ग्रोथ होगा, प्रश्न कुंडली। ए बिल्डिंग में ये नंबर फ्लैट में लूं, बी बिल्डिंग में ये नंबर का फ्लैट लूं, प्रश्न कुंडली करो, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड को कंपेयर करो, जिधर ये 11-11 ज्यादा है टोकन दे दो बिंदास। जिनको अपने एक्यूरेट बर्थ टाइम के बारे में पता नहीं है उनको आपको कंसल्ट करना है, गाइड करना है, तो भी ये प्रश्न कुंडली आपको बहुत हेल्प करेगी। कोई झंझट में पड़ो ही मत, बोलो सीधा आपका सवाल पूछो, प्रश्न कुंडली करो, आंसर दे दो। दूसरी बात की जो प्रश्न कुंडली का आंसर आएगा, मतलब प्रश्न कुंडली जो है वो जन्म की बर्थ कुंडली को ओवररूल कभी नहीं करेगी। अगर बर्थ चार्ट आपके ओरिजिनल जन्म के बर्थ चार्ट के अंदर किसी चीज के लिए ना लिखा होगा तो प्रश्न कुंडली में उसका आंसर ना ही आएगा। ये बहुत पावरफुल शास्त्र है और बहुत डिवाइन शास्त्र है, बट इसका यूज जो है जेन्युइन जरूरत हो तब भी करना है। मजाक के लिए, ट्रायल के लिए, सीखने के लिए करो ऐसे बैठे बैठे, बट किसी को आंसर देना है या फिर आप खुद के लिए भी चल अभी आता है तो बैठे बैठे बनाते रहो, तो उसका आंसर कभी मिलने वाला नहीं है। जब हम लोग घर ढूंढ रहे थे तो मेरा लड़का भी मुझे बोलता था, पापा आपको प्रश्न कुंडली आता है तो प्रश्न कुंडली कर लो ना, क्या इधर उधर जाते हो, इतना सब चेक करते हो, देखते हो, प्रश्न कुंडली कर लो फटाफट। मतलब भाई ऐसे नहीं होता है, जेन्युइन नीड आनी चाहिए कि हाँ अब मुझे कल टोकन देना है और आज मुझे उसका फाइनल डिसीजन लेना है, तो उसको जेन्युइन नीड कहेंगे। अभी तो देखा ही नहीं, किसी ने कैटलॉग दिया, किसी ने ब्रोशर भेजा, बस ऐसे चलो ठीक है चलो करो प्रश्न कुंडली, तो ऐसा आंसर नहीं मिलेगा कभी भी। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। ये सब डिवाइन शास्त्र है, तो उसको जरूरत होगी तब आप उसको यूज करोगे, बहुत बढ़िया आंसर आएगा। अभी आपने यहाँ पे क्या बोला, मेरी बहन, हाँ। बराबर है। अगर आपके पास कोई मदर आती है और वो पूछती है कि मेरी लड़की की शादी कब होगी, बराबर है, आप प्रश्न कुंडली बनाओ, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मेरी लड़की। अभी आपके पास कौन आया है, मदर, तो आपको चार्ट को रोटेट करना होगा। आपको पूछना होगा कि या तो आप उनको पूछो कि आपकी लड़की जो है वो बड़ी वाली लड़की है कि छोटी वाली लड़की है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अगर उसने, वो मैडम जो आपके पास आए हैं उन्होंने कहा कि बड़ी वाली लड़की है, तो आपको ये पूरे चार्ट को 5th हाउस से रोटेट करना पड़ेगा। अगर छोटी लड़की है तो 7th हाउस से रोटेट करना पड़ेगा। जिसने प्रश्न पूछा है वो खुद आया है तो एज इट इज आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर उसने किसी रिलेटिव के लिए पूछा है, अपने ब्लड रिलेटिव के लिए, तो जिस रिलेटिव के लिए पूछा है उससे आपको चार्ट रोटेट करना पड़ेगा और फिर आप उसका आंसर दे सकते हो।
अच्छा। अभी जैसे आपकी बहन आपके पास डायरेक्ट आती है, मैं ये घर लूंगी हाँ, कि हाँ। मेरा घर कब होगा, तो आप डायरेक्ट दे दो उसका आंसर। बट अगर आप उसने आपके पास आकर ऐसे पूछा कि मेरे हस्बैंड के नाम पे घर लेना है, वो कब होगा, तो भले वो आई है लेकिन हस्बैंड मतलब 7th हाउस, तो आपको वो पूरी कुंडली को 7th हाउस से रोटेट करना पड़ेगा, फिर आप आंसर दे सकते हो। अच्छा। मेरे पास जब एक ऐसा केस आया था तो मैंने वो क्लाइंट को क्लियर कहा था कि आप इसका आंसर हम प्रश्न कुंडली से करेंगे, आप जब भी आओगे तो आपकी डॉटर को साथ में लेके आना। अच्छा। और वो माँ और दिक्री मतलब माँ बेटी दोनों आए थे, प्रश्न कुंडली किया, और वो डॉटर को ही मैंने कहा कि आप प्रश्न पूछो और आप ही टोकन निकालो, तो फिर मुझे रोटेट करने की जरूरत नहीं। हालांकि इनकेस अगर रोटेट करने की जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है यूटिलिटीज और उसके अंदर हाउस रोटेशन, और वक्री है कि मार्गी है वो चेक करना है, तो पहले रोटेट करना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि रोटेट करने के बाद तो कस्पल सबलॉट सब चेंज हो जाएंगे। तो पहले रोटेट करना है, फिर कस्पल सबलॉट चेक करना है। अब जैसे आपने डायरेक्ट फर्स्ट टाइम जो कुंडली बनाई उसके अंदर जो 5th कस्पल सबलॉट था वो जुपिटर था, और समझो उसका नक्षत्र लॉर्ड मून था। लेकिन रोटेट करने के बाद मान लो 5th कस्पल सबलॉट सैटर्न बन गया, और सैटर्न वक्री है, तो आंसर चेंज हो जाएगा ना आपका। तो जी अगर कोई दूसरे के लिए पूछ रहा है, फिर पहले कुंडली रोटेट करनी है, फिर मून की पोजीशन देखनी है। बराबर। सबसे पहला स्टेप रोटेट कर लो पहले, बस फिर आगे का आप देखो उसके अंदर। अभी आपका आंसर मिला। हाँ। आपकी सिस्टर आपके खुद के पास आएगी तो आप उसके, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर जीजाजी के नाम पे फ्लैट लेना है तो उनको बोलो कि वो खुद आए आपके पास प्रश्न कुंडली करे, तो सीधी बात है। नहीं तो अगर आपकी सिस्टर आएगी तो आपको थोड़ा गाइड करना पड़ेगा कि भाई आप फ्लैट किसके नाम पे लेना है, आपके नाम पे या जीजाजी के कल नाम मुझे पे। ये पूछा कि मैं मेरे नाम पे लूं या हस्बैंड के नाम पे लूं, उसने मुझे कल भी ये क्वेश्चन भी था। हाँ, अभी मेरे नाम पे लूं कि हस्बैंड के नाम पे, हाँ। बराबर है। तो पहले तो देश काल पात्र और प्रैक्टिकल अगर चीज है तो कुछ कुछ लोगों के अंदर अभी क्या होता है कि पहले वाला जो फ्लैट है वो मान लो हस्बैंड के नाम पे है, अब वो फ्लैट बेच के अगर दूसरा फ्लैट कुछ समय के अंदर नहीं लेते तो बहुत बड़ा टैक्स भरना पड़ता है। हाँ। तो उस केस के अंदर आपका ये कुछ चलने वाला नहीं है। तो सीधा सीधा उसको बोलना है भाई पहले वाला फ्लैट किसके नाम पे है, तेरे सीए को पहले पूछ ले। अगर वो बताते हैं कि हाँ भाई किसी के भी नाम पे लो, टैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये सब करो। अच्छा, बराबर। अगर वो बोलते हैं कि सीए अगर बताएंगे कि नहीं हस्बैंड ने बेचा तो हस्बैंड के नाम पे ही लेना पड़ेगा, नहीं तो 20 लाख का टैक्स आएगा, तो कौन आपकी बात मानेगा? कोई मानेगा नहीं, मैटर खत्म हो गया। तो पहले ये चीज, इसको बोलते हैं देश काल पात्र, प्रैक्टिकल जो चीज है वो। मान लो कोई फॉरेन कंट्री में ऐसा कुछ रूल नहीं है, घर किसके भी नाम पे बेचो, किसके भी नाम पे ले सकते हो, तो उधर सब चलेगा। बट हमारे कंट्री में ये रूल है कैपिटल गेन का, टैक्स का, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक एस्ट्रोलॉजर को हर एक मैटर के अंदर, बहुत सारी मैटर के अंदर नॉलेजेबल रहना चाहिए, तब आप ये सब चीजें गाइड कर सकोगे। नहीं तो आया बोला प्रश्न कुंडली करो, हाँ प्रश्न कुंडली करो, हस्बैंड की प्रश्न कुंडली, हाँ हस्बैंड की प्रश्न कुंडली, उधर से सीए ने बोल दिया प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे ही लेना पड़ेगा, तो आपका ये सारा गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और ऐसा टैक्सेशन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो साथ में रहते हैं अभी मम्मी डैडी के साथ में, और ऐसे ही निकले कि अभी नया घर लेना है, तो किसके नाम पे लूं? तो फिर एक प्रश्न कुंडली करो हस्बैंड की, एक करो वाइफ की, दोनों में से जिसका 4th कस्पल सबलॉट पावरफुल आ रहा है उसको सजेस्ट करो कि इसके नाम पे प्रॉपर्टी लो। आया समझ में? वो दो प्रश्न कुंडली बना सकते हो आराम से। उसमें हस्बैंड वाइफ को साथ में बुलाओ, हस्बैंड को बोलो पहले आप सवाल पूछो, एक कॉइन निकालो, उससे कुंडली बनाओ, 4th कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट प्रॉपर नोट कर लो, फिर वाइफ को बोलो कि आप करो, उसमें से फिर आप उसका आंसर दे सकते हो। फोन पे नहीं हो सकते सर? फोन पे 2 नंबर ले लो, चलेगा ना? हस्बैंड अपने मुंह से नंबर बोलना चाहिए, हस्बैंड अपने मुंह से क्वेश्चन बोलना चाहिए, उसी तरीके से वाइफ करनी चाहिए। फोन पे हो सकता है ना, अभी मैंने बताया ना, अमेरिका से कोई फोन पूछेगा तो फोन से हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी जेन्युइननेस आपको पता होनी चाहिए। वो मजाक मस्ती के लिए पूछेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, अभी बता देता हूँ आपको। और मैंने तो इसके एग्जाम्पल जो मैंने किए हैं वो मैंने आपको बताया, इतने सारे आंसर मुझे इतनी बार मिले। पूछना है? पूछो, बोलो, भगवान का नाम लो, कुल देवी का नाम लो, ये हम ट्रायल के लिए कर रहे हैं। इसका आंसर सच मत मानना, लेकिन आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए कर रहा हूं। भगवान को सवाल पूछो, इसमें से कोई निकालो। देखो अभी रियल एग्जांपल, मतलब एग्जांपल है, इसका आंसर आएगा, उसको सच मत मानना।
क्योंकि देखो ऐसे भी नहीं होता है, अभी आपने प्रश्न, आपके मन में प्रश्न नहीं है, आपने बोला मेरे मन में भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बोलूं नहीं नहीं कुछ पूछो, नहीं नहीं कुछ पूछो। मेरे मन में था सर, था। पहले हाँ बोलना था ना। तो मैंने हाई तो तुरंत बोला, इसलिए इन्होंने हाँ बोला, मैं तुरंत हाँ बोला। चलो ठीक है, मतलब अगर समझो मैंने जबरदस्ती हाँ। आपके पास बोला है ना सवाल, तो वो भी काम का नहीं है। और वो पता कैसे चल जाएगा, मून कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, उससे हाँ। तुरंत पता चल जाएगा। बराबर है। हाँ। अभी मान लो आप क्लाइंट हो, सामने बैठे हो और आपने क्वेश्चन किया, बराबर है, क्वेश्चन बोलो। मैं अभी जो फ्लैट में रह रही हूँ वो जल्दी बिकेगा? वो फ्लैट कब बिकेगा? कब बिकेगा? चलो ठीक है, अभी ये हो गया, ये उनके पास से हमने क्या किया, सीड ले लिया। हाँ। अभी कैसे बनाएंगे प्रश्न कुंडी, देखो यहाँ पे चार्ट, चार्ट के अंदर क्रिएट न्यू चार्ट। यहां पर मैं क्या करूंगा, जो भी प्रश्न है ना मैं जनरली वो डाल देता हूं, सेल ऑफ फ्लैट, भाई फ्लैट बिकेगा, वो सवाल है आपका। अभी दूसरा, मुझे कुछ इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, कांदीवली में बैठा हूं, यहाँ पर भी कांदीवली का ही प्लेस डाला हुआ है, आज की डेट है, अभी का टाइम है, सब कुछ क्लियर है। अब मुझे क्या करना है सीधा, क्योंकि ये प्रश्न कुंडली है, देखो यहाँ पे मैं नीचे क्या करूंगा, बर्थ चार्ट के बदले होरारी चार्ट लूंगा। जैसे ही होरारी लूंगा, ये यहाँ पर पूछेगा कि भाई डेट एंड टाइम बराबर है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ओके कर दिया। फिर ये सवाल पूछे, मतलब इसमें दो ऑप्शन देता है कि भाई क्लाइंट के पास से आपने नंबर लिया है तो वो नंबर भी आप डाल सकते हो, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट ओके का बटन दबाओगे तो वो रैंडमली नंबर पकड़ लेगा। अच्छा। हाँ, ये लेटेस्ट अपडेट है इसमें, वो रैंडम नंबर पकड़ लेगा। अभी तो यहाँ पर मैंने आपके पास से लिया है, आ गया 178 नंबर, क्रिएट चार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ मून की पोजीशन देखेंगे। पहला तो सवाल घर के रिलेटेड है, खरीदना बेचना तो बात की बात है, घर के रिलेटेड है तो कहीं पर पहले फोर्थ हाउस तो कुछ तो आना चाहिए। और अगर एकदम डिटेल में जाए तो बेचने के घर के नंबर कौन से है, घर बेचने वाले नंबर 5 11 5 6 11 5 11 5 6 11 के 12। सामने वाले का फोर्थ हाउस यानी हमारी कुंडली का 10th हाउस, सामने वाले का 11th हाउस यानी मेरी कुंडली का 5th हाउस, 6th हाउस, ये 4, ये 11, एंड सामने वाले का 12th हाउस यानी मेरी कुंडली का 6th हाउस, बराबर है। तो सामने वाले का ऊपर 6 नीचे 12, और मेरे हाथ से घर जाएगा तो 3rd हाउस, बराबर है। तो 3 5 6 एंड 10 ये कॉम्बिनेशन मुझे मिले, उसमें प्राइमरी कौन सा, सामने वाले का 4th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको मिलना चाहिए और मेरे हाथ से जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मून के साथ कुछ कनेक्ट हो रहा है, कोई भी नंबर कनेक्ट हो रहा है, लेने बेचने के जो भी नंबर है उसमें से कुछ भी कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात, बराबर। अभी मून का नक्षत्र लॉर्ड केतु, केतु है 11 एंड 9, उसमें भी ये नंबर कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बराबर है। तो यहां से क्या हो गया आंसर, सबसे पहले तो 50% डाउन हो गया, पहली बात। अभी घर बेचना है तो 4th कस्पल सबलॉर्ड, उसकी स्क्रिप्ट के अंदर ये नंबर आने चाहिए 3 5 6 10, तो घर बिकेगा। तो 4th कस्पल सबलॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर की स्क्रिप्ट देखो, 12 6 8 1 4, 12 6 8 1 4, जुपिटर 6th हाउस में बैठा है, 8th हाउस खाली है, 6 और 8 आ गया। जुपिटर का स्टार लॉर्ड मून 9 12 8, चिल्ला चिल्ला के आ रहा है 8th हाउस, और जुपिटर का सब लॉर्ड सूर्य 2 11 3 9, बराबर है। अब 4th कस्पल सबलॉर्ड स्क्रिप्ट तो बना ली, अभी मुझे तो पता है कि जुपिटर अभी रेट्रो है, अभी है, तो आंसर क्या आया, No. मान लो ये क्वेश्चन अगर जेन्युइन है, मान लो, तो आंसर क्या आया कि जब तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं होता तब तक
नो नो। कस्पल सबलोड है ना बकरी, इधर से आंसर मिल जाएगा। सूर्य चंद्र तो कभी होते नहीं है। हाँ सूर्य चंद्र हाँ। नहीं आते। आ गया आंसर। और वही बकरी हो गया तो इधर बाकी कुछ एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। जुपिटर बकरी है तो जब तक सीधा नहीं होगा तब तक आंसर नो। इनके सर अगर अभी नॉर्मल होता तो अभी मान लो बकरी नहीं है, हाँ बस जुपिटर डायरेक्ट है, हाँ तो इधर 8 हाउस आ रहा है, हाँ इधर भी 8 हाउस आ रहा है, 11th हाउस नीचे आ रहा है, हाँ। 3rd हाउस भी आ रहा है। हाँ। तो इसका मतलब क्या, बहुत सारे हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम के बाद आप चाहो वो अमाउंट आपको न मिले और तब जाके काम होगा। 8 हाउस और 12th हाउस है, लेकिन 12th हाउस की पावर कम है, बट 8 हाउस तो चिल्ला चिल्ला के हर्डल ऑब्स्टेकल तो बहुत जबरदस्त आएंगे, अल्टीमेट सक्सेस मिलेगा उसको। अच्छा क्योंकि इधर पूछने वाले की इच्छा पूर्ति है और इधर 4th हाउस अपने घर से बेचने का सवाल है, तो 3rd हाउस यहाँ पे दिखा रहा है, बट काफी हर्डल ऑब्स्टेकल के बाद। अब मान लो यही कुंडली परफेक्ट है, क्वेश्चन जेन्युइन है, तो कब बिकेगा, अब ये सवाल आएगा। मान लो आंसर आपने जैसे ही हाँ बोला कि हाँ बिकेगा, तो फिर सवाल आएगा कब। तो ये एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि कब। तो जो भी ऐसी दशा अंतरदशा मिलेगी जिसके अंदर ये नंबर एक्टिवेट हो रहे हैं, उस टाइम पे घर बिकेगा। अभी देखते हैं कौन सी दशा चल रही है। ये प्रश्न कुंडली के हिसाब से अभी दशा चल रही है केतु की, और चलने वाली है 31 तक, बराबर है। अब देखो केतु की स्क्रिप्ट चेक करो। केतु तो पॉजिटिव है, 11th हाउस को दिखा रहा है, तो 2031 तक तो चांस है। मतलब महादशा ने तो हाँ बोल दिया, 11th हाउस दे रहा है। समझा बात को। हाँ 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 अभी अंतरदशा कौन सी चल रही है, 20 मार्च तक केतु ही चलने वाला है। तो केतु के अंतरदशा में, महादशा केतु की अंतरदशा भी पॉजिटिव है, लेकिन नंबर ये नहीं मिल रहे हैं। खाली 11th हाउस है, लेकिन मिलने तो चाहिए नंबर। अभी प्रत्यंतर देखो उसके अंदर, ना दिसंबर तक है मून, 14 दिसंबर तक मून है, फिर मार्स, फिर राहु, फिर गुरु, शनि। हाँ शनि में थोड़ा पॉजिटिव है। देखो 3 नंबर भी आ रहा है, हाँ बेचने का 3 और 10 है ना, और 4 और 12 भी है। तो शनि एंड उसके बाद में मर्क्यूरी भी उतना पावरफुल नहीं है। शनि थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। यहाँ तो पहले ये रेट्रो ही हो गया तो मैटर खत्म हो गया, पर अगर ये डायरेक्ट होता तो आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हो। महादशा ने हाँ बोला है, अंतरदशा हाँ बोल रही है, प्रत्यंतर दशा जब उस सपोर्ट की आएगी तो वो इवेंट होगा। प्रत्यंतर में ये सारे नंबर मिलने चाहिए। 3 और 10 मिल रहा है बेचने का, और 4 और 12 लेने का, दोनों नंबर मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे काम होगा। तो सैटर्न कब है, मतलब मान लो फरवरी 2025 से लेकर 27 फरवरी 2000। तो अभी देखो आंसर भी कैसे आया, जुपिटर रेट्रो के से डायरेक्ट हो जाएगा, उसी के बाद का टाइम आया। सर एक बात बोलूं, मैंने ना कब से एक क्वेश्चन सोच के रखा था कि आप बोलोगे तो मैं बोलूंगी, और जैसे आपने पूछा ना तो वो याद ही नहीं, और दूसरा ही निकल गया, मतलब ये निकल गया। इसी को कहते हैं प्रश्न कुंडली। क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि मेरा बेटा 10th में अच्छे मार्क्स से निकलेगा कि नहीं, वो मैंने कब से सोच के रखा था। तो वो जब आपने पूछा तो वो मुझसे निकला ही नहीं, और ये निकला कि मेरा घर कब बिकेगा। इसी को कहते हैं प्रश्न कुंडली। तो हाँ वो आप बोला, इसलिए मैंने अभी आपको बोला आपके कि पास मेरे से साथ क्लाइंट ये घर हुआ। से बहुत कुछ सोच के आया हाँ। होगा, यहाँ आके उसके मुंह से क्या शब्द निकलेंगे वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। क्योंकि वो मैंने कब से सोच के रखा था, कब से, जब से आपने प्रश्न को स्टार्ट किया तब से माइंड में था मैं ये क्वेश्चन आज पूछूंगी। अच्छा, अभी आपने जो पॉइंट निकाला ना कि मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स से पास होगा कि नहीं, 10th में, ये चीज एग्जाम के बाद पूछने का सवाल है, एग्जाम के पहले पूछने का सवाल नहीं है, ये ध्यान रखना। अच्छा हाँ ओके। कभी भी एग्जाम के लिए कोई भी पूछेगा कि मेरा लड़का अच्छे नंबर से पास होगा कि नहीं, पहले पूछो एग्जाम दे दिया कि बाकी है, बोलेगा बाकी है तो एग्जाम के बाद में आना। हमेशा एग्जाम के बाद में ये सवाल पूछना है, उसके पहले नहीं पूछना है। एक सीखने को मिल गया इसी टॉपिक में। इसी टॉपिक से एक मिल गया, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। आपने बोला हाँ हो जाएगा, और वो भाई ने खेलना कूदना शुरू कर दिया, बुक्स रख दिया साइड पे। देश काल पात्र प्रैक्टिकल हमेशा काम करेगा। तो प्रैक्टिकल यही है कि उसको बोलो, आपके बेटे को बोलो मेहनत करे बराबर, पेपर लिख के आ जाए, एग्जाम के बाद हम निकालेंगे। एग्जाम के बाद तो वो भी निकाल सकते हैं कि कितने परसेंटेज आएंगे, वो भी है हमारे पास, बट उसके पहले नहीं। पेपर लिखने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं।
बराबर है। चलो अभी हम ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे कि वो क्वेश्चन का आंसर आपको कोई पूछे तो आपको कंपलसरी प्रश्न कुंडली से ही उसका आंसर देना है। मैंने आपको वो टाइम पे बताया था जब हम सब कस्पल सबलॉट स्टडी कर रहे थे कि थर्ड हाउस का हम प्रश्न कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा देखेंगे। तो अब कितने सारे ऐसे क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करते हैं। और इसमें अभी सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया। वो सामने वाला सवाल पूछेगा, प्रश्न कुंडली बनाओ, जो कस्पल सबलॉट बोला है उसी के ऊपर फोकस करो और कुछ करना नहीं है। 5 से 7 मिनट में कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि रेक्टिफाई करने की झंझट निकल गई। सबसे पहला तो टाइम रेक्टिफाई करने का कोई है ही नहीं, इसमें प्रश्न कुंडली है, जो पूछा है वो कस्पल सबलॉट और उसके ऊपर आंसर। कुछ लोग पूछते भाई मुझे जॉब में ट्रांसफर कब मिलेगा, तो पहले प्रश्न कुंडली बनाओ और हमारे सब जो रूल है वो फॉलो कर लो। अगर सब कुछ ओके है तो फिर चेक करो 10th कस्पल सबलॉट। अगर 10th कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट के अंदर अगर थर्ड हाउस आता है, फिर थर्ड हाउस ट्रांसफर का है, थर्ड हाउस चेंज का है, तो वो व्यक्ति की जॉब के अंदर चेंज होगा, यानी कि ट्रांसफर होगा। चेंज मतलब ट्रांसफर होगा व्यक्ति का। अब देखो अगर खाली थर्ड हाउस हो रहा है तो सिंपल ट्रांसफर होगा। भाई मुंबई में बोरीवली ब्रांच में तो अंधेरी ब्रांच में सिंपल ट्रांसफर कह सकते हैं। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ है, थर्ड के साथ में फोर्थ है, तो घर के नजदीक में ट्रांसफर होगा। सेम सिटी पकड़ सकते हो आप एटलीस्ट। लेकिन थर्ड के साथ में 9th है तो ट्रांसफर तो होगा लेकिन घर से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है, तो घर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। अगर 12th हाउस है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, या तो फिर फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर हो सकता है। एंड द ट्रांसफर वेयर द कल्चर इज चेंज। अभी एक और कॉम्बिनेशन है, 3 आया लेकिन उसके साथ में 8 नंबर आया, तो 8 नंबर क्या है, ह्यूमिलिएशन का होता है, अपमान का होता है, इंसल्ट का होता है। तो ट्रांसफर तो होगा लेकिन आपका इंसल्ट करके कंपनी आपको ट्रांसफर करेगी। बहुत लोग होते हैं ना, परफॉर्मेंस नहीं हुआ या कंपनी में कोई घोटाला कर दिया, अभी उसको डायरेक्ट निकाल नहीं सकते तो ट्रांसफर कर देते हैं। तो 3 के साथ में अगर 8 आया तो ट्रांसफर तो होगा लेकिन ह्यूमिलिएशन के साथ में होगा। ये चीज ध्यान रखना। उसी तरीके से 3 के साथ में 11 आया तो आपकी इच्छा पूर्ति, आप जहां चाहोगे वहां ट्रांसफर होगा, या तो एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा और फिर आपका साथ में ट्रांसफर होगा। बाकी ये सब कॉम्बिनेशन है जो हमारे रूटीन है, वही आपको उसको बिठाना है। अब ये एक बहुत मस्त बात है, आपके पास कोई आके बोला अरे तूने सुना वो ये ऐसा ऐसा हो गया है। अब ये क्या हो गया, एक न्यूज आपके पास आया, न्यूज। तो हम प्रश्न कुंडली से ये भी पता लगा सकते हैं कि ये न्यूज सही है कि फेक है। कैसे, प्रश्न कुंडली बनाओ, अभी न्यूज है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस की कस्पल सबलॉट अगर राहु बनता है तो समझ लो वो फेक है। राहु चीटिंग का कारक है, राहु उल्लू बनाने का कारक है। जैसे ही आपने मुझे पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपको पता चला, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत प्रश्न कुंडली बनाऊंगा ऑन द स्पॉट, और उसके अंदर मैं चेक करूंगा कि थर्ड कस्पल सबलॉट कौन है। अगर राहु है तो फेक है, अगर वहीं पर सैटर्न और मार्स है तो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो इनकम्प्लीट है, आधी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, भाई रुक जरा, बराबर इंफॉर्मेशन का पता लगा और बाद में मुझे बता। हम इधर से पता लगा सकते हैं। अगर जुपिटर, मून, सन या वीनस है तो समझ जाओ कि भाई जो बता रहा है वो बात बराबर है, सही है। और अगर केतु है तो केतु उसकी राशि के लॉर्ड, यानी राहु केतु अपनी राशि का फल देते हैं, तो केतु शनि की राशि में तो सैटर्न का चेक करो, केतु अगर सूर्य की राशि में तो सूर्य के हिसाब से, उस तरीके से। लास्ट वाला नहीं समझ में आया। अरे अगर केतु आया थर्ड कस्पल सबलॉट तो आप देखो राशि चार्ट में केतु कहां पर बैठा है। केतु अगर चंद्र की राशि में बैठा है तो चंद्र यहाँ पर क्या दिखा रहा है, न्यूज इज ट्रू, तो ट्रू। अगर सैटर्न में बैठा रहा है तो इनकम्प्लीट, वैसे। क्योंकि राहु केतु हमेशा अपनी राशि के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड कस्पल सबलॉट अगर राहु आ गया स्ट्रेट अवे तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो उल्लू बना रहा है, फेक न्यूज है, सिंपल। केतु में फेक क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, केतु रियलिटी का कारक है। राहु डुप्लीकेट है, केतु स्पिरिचुअल है, ओरिजिनल है, रियलिटी है, उसमें हम डायरेक्ट ये फेक नहीं कह सकते, तो राशि के हिसाब से चेक करेंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ वी कैन सी मीटिंग, इंटरव्यू, वीजा, इलेक्शन टिकट, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर का डील, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू द थर्ड कस्पल सबलॉट, और ये सारे के आंसर आपको यहीं से देने हैं। आपके पास कोई आया, मुझे लॉटरी लगेगी, निकाल प्रश्न कुंडली, लॉटरी भी थर्ड हाउस से देखते हैं।
अच्छा मेरा वीजा लगेगा, मैंने यूएस वीजा के लिए मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे वीजा मिल नहीं रहा है, तो क्या मुझे यूएस का वीजा मिलेगा? करो प्रश्न कुंडली, चेक द थर्ड कस्पल सबलॉट। अगर थर्ड कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट में 11 नंबर आता है या थर्ड कस्पल सबलॉट थर्ड हाउस को भी दिखा रहा है और बाकी के नंबर जो हमारे रूल है वो सब बैड मैच हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि भाई आपका वीजा लग जाएगा। अब वो नेक्स्ट सवाल आएगा कब लगेगा, तो वही जो मैंने आपको दशा का सिस्टम समझाया, चेक करो महादशा अंतरदशा, उस हिसाब से चेक करके आंसर दे सकते हो उसको। इसी तरीके से इंटरव्यू, आपके पास कोई आया, मैडम आज शाम को मेरा इंटरव्यू है, जॉब के लिए जा रहा हूँ, इंटरव्यू है, क्या वो इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? तो इंटरव्यू मुंह से क्या बोला, इंटरव्यू, तो थर्ड कस्पल सबलॉट, उसके अंदर 6th हाउस आया, जॉब की बात है, सिलेक्शन की बात है। थर्ड कस्पल सबलॉट अगर 6 को दिखा रहा है या 11 को दिखा रहा है, सिलेक्ट हो जाएगा। 5 आया, 8 आया, 5 8 12 आया, सिलेक्ट नहीं होगा, इंटरव्यू फेल होगा, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा। सिंपल। कोई भी यहाँ पर जो मैंने चीजें लिखी है ना, समझो कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं, और कोई आपको पूछने के लिए आया कि भाई मैंने गवर्नमेंट का 100 करोड़ का टेंडर भरा है, क्या वो टेंडर में ऑर्डर मुझे मिलेगा? तो टेंडर बोला तो थर्ड कस्पल सबलॉट, उसमें देखो 11th हाउस आ रहा है, ऑर्डर मिल जाएगा। 8 हाउस आ रहा है, 12th हाउस आ रहा है, नहीं मिलेगा। सिंपल। कितना ऐसे एक एक 2 मिनट में आप आंसर निकाल सकते हो, एक एक 2 मिनट में। अब ये थोड़ा समझ लेना बराबर। इफ अ पर्सन आस्क वेदर माई डील और मीटिंग और इंटरव्यू विल बी सक्सेसफुल, मेरा इंटरव्यू सक्सेस होगा, जैसे ही मुंह से किसी भी चीज के अंदर सक्सेस या लाभ वर्ड आता है तो आपको 11th कस्पल सबलॉट चेक करना है। Whenever a person asks about success in any matter, ये मैटर में मुझे लाभ होगा, इसमें मुझे फायदा होगा, इसमें मेरा बेनिफिट होगा, जैसे ही वो वर्ड अगर मुंह से बोलता है तो आपको 11th कस्पल सबलॉट को चेक करना है। और 11th कस्पल सबलॉट में क्या चेक करोगे कि जो पूछा है उसने वो नंबर आ रहा है, उसमें पूछा है, उसने ऐसा पूछा कि मैं ये जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ये जॉब के अंदर मुझे सक्सेस मिलेगा। तो अभी इसका सवाल ये नहीं है कि जॉब में करूंगा नहीं करूंगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका सवाल क्या है, सक्सेस का, कि ये जॉब में ज्वाइन करने जा रहा हूं, उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा। तो जैसे ही वर्ड सक्सेस का आया तो 11th कस्पल सबलॉट, और उसके अंदर 6th हाउस अगर आता है तो भाई तुझे सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन मुझे जॉब मिलेगी, सवाल क्या बोला, जॉब मिलेगी तो 6th कस्पल सबलॉट चेक करेंगे। 6th कस्पल सबलॉट में 6th आ रहा है या 11th आ रहा है तो जॉब मिलेगी, अगर नेगेट हो रहा है तो जॉब नहीं मिलेगी, या फिर उसको जो नंबर चाहिए वो कोई नंबर दूर दूर तक आ ही नहीं रहा है, सपोर्टिव नंबर, तो भी आंसर ना हो जाएगा। Whenever a person asks about whether any event will happen or not, कोई घटना होगी कि नहीं होगी, तो we have to check कस्पल सबलॉट of the concerned house, जिसके बारे में सवाल पूछा है। अगर कस्पल सबलॉट जो भी कंसर्न हाउस है उसका 11th हाउस दिखाता है तो वो इवेंट हो जाएगा। If third कस्पल सबलॉट shows 11th house, then a meeting or interview will happen. लेकिन अगर 11 कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट में थर्ड हाउस हो रहा है तो ड्रिलिंग या फिर मीटिंग इंटरव्यू जो भी है वो सक्सेसफुल होगा। अभी किसी ने ऐसा सवाल पूछा, मैं ये मीटिंग के लिए जा रहा हूं, मेरी मीटिंग हो जाएगी और उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा। मैं क्या बोल रहा, मीटिंग हो जाएगी सक्सेस मिलेगा। सुनो वही मैं समझा रहा हूँ, मीटिंग हो जाएगी सक्सेस मिलेगा, मीटिंग हो जाएगी तो थर्ड कस्पल सबलॉट मिलेगा तो सक्सेस होगा कि नहीं होगा ना। अभी थर्ड कस्पल सबलॉट नहीं, उधर से नेगेट कर दिया तो मैटर खत्म। लेकिन थर्ड कस्पल सबलॉट ने 11th हाउस दिखाया, मतलब तो वो व्यक्ति को मिल तो सकेगा, लेकिन उसमें तुझे बेनिफिट होगा कि नहीं वो 11th कस्पल सबलॉट बताएगा। व्यक्ति को मिलना और उससे बेनिफिट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, मीटिंग नक्की हो गई, लेकिन वो मीटिंग में मेरी फेवर में रिजल्ट आएगा कि नहीं वो अलग बात है, वो मेरा लाभ है। तो थर्ड कस्पल सबलॉट अगर 11th को दिखाएगा तो मीटिंग हो जाएगी, लेकिन वहीं पर सेम कुंडली में 11th कस्पल सबलॉट थर्ड को नहीं दिखा रहा है तो भाई मीटिंग तो हो जाएगी लेकिन तुझे बेनिफिट नहीं होगा। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने खास यहाँ पर ये लिख के रखा है। ये चीज बराबर से समझ लेना। क्लाइंट के मुंह से प्रश्न कुंडली करो या डायरेक्ट बर्थ कुंडली से करो, क्लाइंट के मुंह से सवाल क्या निकल रहा है, शब्द क्या निकल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर वही शब्द बुलवाएगा जो वो चाहता है कि ये बोले और इसका आंसर हम दे। और हमें भी बहुत कुछ पता होता है कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ऐसा है वैसा है,
हम उतनी ही चीज बोल पाएंगे जो ईश्वर चाहता है कि भाई इतना ही उसको पता चलना चाहिए। ये समय नहीं है उसको इससे ज्यादा या कम पता चलने का, जितना चाहिए उतना ही बुलवाएगा ईश्वर। अब ये मनी रिकवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा फंसा हुआ या तो उधार में दिया हुआ पैसा वापस आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी को उधार दिया था, पैसा बहुत टाइम से आ नहीं रहा है, तो कोई आएगा आपके पास ऊपर के प्रश्न पूछने, तो रेयरली कोई आएगा। इसके लिए कोई भूला भटका आ सकता है कि भाई मेरा 25 लाख 50 लाख दिया था, वो फंस गया है, तो कब मुझे वापस मिलेगा। पहले तो आएगा कि नहीं आएगा, तो कब आएगा, सिंपल सी बात है। तो जब मनी रिकवरी की बात होती है तो हमें कौन सा कस्पल सबलॉट देखना है, 6th कस्पल सबलॉट देखना है। पैसा लेना और देना 6th कस्पल सबलॉट। 2nd कस्पल सबलॉट ओवरऑल जनरल इनकम का है, ओवरऑल धन स्थान है, लेकिन लेन देन किसी भी प्रकार की है तो वो 6th हाउस से हम चेक करते हैं। तो 6th कस्पल सबलॉट हम देखेंगे। अगर उसका 6th कस्पल सबलॉट 2, 6, 11 दिखा रहा है तो पैसा आ जाएगा। अगर 6th कस्पल सबलॉट 5, 8, 12 दिखा रहा है तो पैसा नहीं आएगा, पैसा फंस जाएगा या आने में और डिले होगा। तो इस केस के अंदर हमें ये नंबर तो देखने हैं, साथ साथ में ये भी देखना है कि 6th कस्पल सबलॉट सैटर्न कौन सा प्लैनेट बन रहा है। अगर 6th कस्पल सबलॉट सैटर्न बना और सैटर्न ने दिया 2, 6, 11, तो इसका मतलब क्या, पैसा तो आएगा लेकिन डिले के साथ में आएगा। रिकवरी तो हो जाएगी लेकिन डिले बहुत होगा, क्योंकि 6th कस्पल सबलॉट कौन बना, सैटर्न बना। अब 6th कस्पल सबलॉट सैटर्न बने या नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न बने, दोनों चीजें हमें देखनी है। नक्षत्र की इफेक्ट पावरफुल होती है, नक्षत्र को इग्नोर नहीं करना है। मैंने यहाँ पर 6th कस्पल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली 6th कस्पल सबलॉट को ही देखेंगे। 6th कस्पल सबलॉट या उसका नक्षत्र लॉर्ड, दोनों में से कोई भी अगर सैटर्न आता है और नंबर आए हैं 2, 6, 11, तो रिकवरी होगी लेकिन डिले के साथ में होगी। अगर वहीं पर मंगल आ रहा है तो भाई लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा तो ही पैसा आएगा। उधर जाके विनंती करेगा तो पैसा आने वाला नहीं है, जाके थोड़ा उसके ऊपर टूट पड़ना पड़ेगा तो ही पैसा आएगा। या फिर कोर्ट केस की धमकी दो या कोर्ट केस करो, नोटिस भेजो, क्योंकि मंगल लीगल उसका कारक है, तो फिर पैसा मिलेगा। जुपिटर है तो पूरा का पूरा पैसा फर्स्ट टाइम में एक बार मेहनत करने में आ जाएगा। मून है तो फास्टर रिकवरी। राहु है तो शाम दाम दंड भेद, कोई ना कोई इलीगल चीज या कोई चीटिंग करेगा तो ही पैसा मिलेगा। पैसा निकालने के लिए चीटिंग करना पड़ेगा, इन शॉर्ट, तो ही पैसा मिलेगा। मर्क्यूरी है तो मल्टीपल एफर्ट्स करना पड़ेगा, 2-4 बार धक्का खाएगा, 2-4 बार मेहनत करेगा, फिर जाके मिलेगा। उसमें भी मर्क्यूरी के साथ 2, 6, 11 हो तो, अगर मर्क्यूरी के साथ में 5, 8, 12 आ गया तो फिर तो भूल जाओ। केतु, मनी विल रिकवर इन स्मॉल पार्ट। केतु डिटैचमेंट है, केतु कट है, तो उघराणी में पैसा लेने में कट कर देगा, टुकड़े 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 में पैसा मिलेगा। अगर सूर्य है तो फादर की हेल्प लो या गवर्नमेंट की या हायर अथॉरिटी की हेल्प लो तो पैसा मिलेगा, रिकवरी होगी। और अगर वहां पर वीनस है तो वाइफ की हेल्प लो तो स्मूथ रिकवरी होगी। या पार्टनर है बिजनेस के अंदर तो पार्टनर की हेल्प ले सकते हो रिकवरी के लिए। मतलब अभी तक आप ही जा रहे थे तो एक बार पार्टनर को साथ में लेके जाओ, पार्टनर को बोलो भाई तू ट्राई कर, ऐसा कहने का मतलब। तो ये रिकवरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक मेरे पास तो कोई आया नहीं है, लेकिन आएगा तो इसके लिए आ सकता है। फीमेल प्रेग्नेंट है ना नहीं है ना, उसमें किसी को पैसा खर्चने का इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विक्ट्री इन कोर्ट केस या फिर मैच के प्रिडिक्शन के लिए या इलेक्शन के लिए, हर एक में ये काम में आएगा। आपने जो भी सवाल पूछा, जैसे दोनों टीम का मुझे अभी आईपीएल शुरू होगी 4 महीने के बाद, मुझे प्रश्न कुंडली करनी है, मुंबई इंडियंस जीतेगा या दिल्ली कैपिटल जीतेगा, तो मैं सवाल किस तरीके से पूछूंगा इसमें मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, लेकिन अभी टॉपिक है तो फिर से समझा देता हूँ। आपको ये जानना है कि दोनों टीम में से कौन सी टीम जीतेगी, तो ऐसा डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते मुंबई इंडियंस जीतेगा या दिल्ली कैपिटल जीतेगा। आपको किसी एक टीम को रिप्रेजेंट करना होगा। यानी सवाल कैसे पूछना होगा, क्या आज मुंबई इंडियंस जीतेगा, क्या आज दिल्ली कैपिटल जीतेगा। इलेक्शन है तो क्या नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतेंगे या क्या बीजेपी इलेक्शन जीतेगा, क्या कांग्रेस इलेक्शन जीतेगा। किसी एक को आपको रिप्रेजेंट करना होगा, बाकी सामने कोई भी होने दो। अभी जिसने आपको रिप्रेजेंट किया, कुंडली बनेगी उसी हिसाब से बनेगी। आपने पूछा कि भाई आज मुंबई इंडियंस जीतेगा, तो जो कुंडली आएगी
वो क्या हो गया, मुंबई इंडियंस के हिसाब से कुंडली बनेगी। अब उस कुंडली के अंदर जो कुंडली बनी उसमें क्या करना है, 6 CSL चेक करना है। अगर 6 कस्पल सब लॉर्ड वहां पे 2, 6, 11 दिखा रहा है, 6 और 11 दिखा रहा है तो गेम में विक्ट्री, और वहीं पर 6 कस्पल सब लॉर्ड 5, 8 या 12 दिखा रहा है तो लॉस। वही क्राइटेरिया तो अपना सेम ही रहेगा। सबसे पहले कस्पल सब लॉर्ड चेक करो, सबसे पहले तो मून चेक करो, लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो सवाल पूछा है उससे। उसके बाद में मून या फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड लिंक हो रहा है तो 6 कस्पल सब लॉर्ड देखो वक्री है या नक्षत्र लॉर्ड वक्री है कि मार्गी है, वो चेक करो। ये चेक हो गया, ये क्लियर हो गया, फिर 6 कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट को देखो। अगर 6, 11 आ रहा है तो यस, 5, 8, 12 आ रहा है तो नो। इलेक्शन हो, कोई भी कंपटीशन के रिलेटेड ये सवाल पूछना है तो इसमें इसी तरीके से आप देख सकते हो। देखो ये मिसिंग थिंग्स जो गुम हो गई है वो मिलेगा कि नहीं, तो उसके लिए 11 कस्पल सबलॉट से कर सकते हैं। 11 कस्पल सबलॉट अगर कंसर्न हाउस का है तो प्रश्न मतलब 11 कस्पल सबलॉट में जो चीज के लिए पूछ रहा है, मिसिंग पर्सन, अभी मेरी वाइफ घर छोड़ के चली गई है, वापस आएगी कि नहीं, तो 11 कस्पल सबलॉट में 7 दिखना चाहिए। बच्चा भाग गया तो 5th हाउस आना चाहिए, जो भाग गया वो नंबर उसमें आना चाहिए। डॉक्यूमेंट है तो 3rd हाउस, व्हीकल, किसी की व्हीकल चोरी हो गया तो 4th हाउस, 2nd हाउस तो गोल्ड ऑर्नामेंट ज्वेलरी के लिए 2nd हाउस, यानी 6th हाउस से जुड़ा जो भी सवाल है उसको आप 6 कस्पल सबलॉट से देख सकते हो। एम्प्लॉय 6th हाउस, लोन 6th हाउस, पैसा रिकवर होगा कि नहीं 6th हाउस, सब 6th हाउस का है। विल माई रिलेटिव गेट द बेल, भी किसी को जेल हो गई बेचारे को, किसी को जेल हो गई तो अभी उसको बेल मिलेगी कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। इफ 11th कस्पल सबलॉट शोज 3rd एंड 11 तो वो व्यक्ति को बेल मिलेगी, क्योंकि बेल मतलब एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ऑर्डर है जो गवर्नमेंट मतलब कोर्ट में से पास होता है। हाँ, अब मान लो वाइफ आई है पूछने के लिए कि मेरे हस्बैंड को बेल मिलेगी, तो रोटेट करना भूलना मत। 7th हाउस से रोटेट करके फिर पूरा प्रोसेस चालू होगा कि उसने क्या पूछा है, हस्बैंड को बेल मिलेगी। हस्बैंड जो जेल में है वो तो आने वाला है नहीं पूछने के लिए, समझ में आया। तो जिससे सवाल पूछता है, जिसके जो रिलेटिव के हिसाब से, उससे कुंडली हमें रोटेट करनी। बट फॉर दिस वी हैव टू रोटेट द कुंडली विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव्स हाउस जिससे रिलेटेड सवाल पूछा है, एंड देन वी हैव टू चेक 11th हाउस। देखो मैंने यहाँ पर आपको चीज समझाई, लेकिन फिर भी वापस एक बार बोलता हूँ, क्लाइंट के मुंह से क्या शब्द निकलते हैं उसके ऊपर खास ध्यान देना। वो हिसाब से कस्पल सबलॉट, वो हिसाब से आपको कस्पल सबलॉट चेंज भी करना पड़ सकता है। ये आमतौर पे जनरली जो है वो मैंने आपको बताया, बाकी हो सकता है हमें चेंज करना, मुंह से शब्द क्या निकलेंगे उसके ऊपर है। अब ये देखो, शुड आई इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, तो 12th कस्पल सबलॉट सवाल पूछा है इन्वेस्टमेंट का। अगर वहां पर अगर वो पूछता है कि क्या मैं शेयर मार्केट में गैम्बलिंग कर सकता हूं, तो कौन सा कस्पल सबलॉट पकड़ोगे। किसी भी प्रकार का सट्टा और गैम्बलिंग 5th हाउस से हम देखते हैं, किसी भी प्रकार का सट्टा और गैम्बलिंग 5th हाउस से देखते हैं। तो अगर वो पूछेगा कि मैं F&O, अभी वो गैम्बलिंग नहीं बोलेगा, वो F&O बोलेगा, शेयर मार्केट की लैंग्वेज, F&O में करूं, F&O मतलब सट्टा, तो 5th कस्पल सबलॉट देखेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट बोला तो 12th कस्पल सबलॉट देखेंगे। अब इधर मैंने 12 5th लिख के इधर 12 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 12, अगर इन्वेस्टमेंट का पूछता है तो ही 12, लेकिन सट्टे का पूछेगा तो 5th। ध्यान में रखना ये चीज, कस्पल सबलॉट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आंसर बराबर दे पाओगे। प्रश्न कुंडली तो पावरफुल है, आपने गलत कस्पल सबलॉट पकड़ लिया तो आंसर गलत। मुंह से क्या शब्द निकलते हैं खास ध्यान रखना पड़ेगा, खासम खास उसी के ऊपर है पूरा। शुड आई डू एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग, चलो नीचे ही आ गया, तो 5th कस्पल सबलॉट से हम गैम्बलिंग को देखेंगे। अगर 5th कस्पल सबलॉट 2 6 11 2 5 11 या 5 11 दिखा रहा है तो गैम्बलिंग कर सकता है, सट्टे से फायदा होगा। लेकिन वहां पर अगर 4 8 12 8 12 या 5 8 12 आ गया तो गैम्बलिंग नहीं करना है। Will I be benefited through any kind of gambling? उसने रैंडमली पूछ लिया, कोई भी सट्टा मुझे करना है, घोड़े का सट्टा करूं, इसका करूं, उसका करूं, कोई भी सट्टा करना है। उनके लिए क्या है, उसने पूछा नहीं अभी शेयर मार्केट पे करूं, घोड़े पे करूं, ताश पे करूं, किधर करूं। तो 11th कस्पल सबलॉट में देख लो भाई, सट्टे से कुछ लाभ है,
अभी लाभ की बात आ गई ना। हाँ। तो 11th का स्पल सबलोड 5th को दिखा रहा है, या इधर नंबर लिखा है मैंने 2 5 11 को दिखा रहा है, तो कर भाई, पैसा मिलेगा। कुछ लेकिन भी 4 हाँ कुछ कर सकता है, लेकिन 4 8 12 आया तो नहीं करना है। तो आपने यहाँ पर बोला कि कर भाई सट्टा, लेकिन वो सट्टा करने के टाइम पे खास देखना कि वो प्रश्न कुंडली के अंदर कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है। ऐसा सीधा करना है ऐसा नहीं, क्योंकि कुंडली के अंदर दशाओं में तो 4 8 12 भी एक्टिव हो सकता है, 5 8 11 भी एक्टिव हो सकता है, 2 5 6 11 भी हो सकता है। तो जाकर बेटा ऐसा नहीं, कस्पल सबलोड के स्टैटिक प्रॉमिस ने दिखा दिया कि कर सकता है, लेकिन साथ में दशा भी तो सपोर्ट करनी चाहिए। तो उस समय पे बताना है उसको कि भाई प्रश्न कुंडली के हिसाब से आंसर आ रहा है कि 6 महीने के बाद तेरी ये दशा चालू हो रही है जिसमें 5 और 11 आ रहा है, उस टाइम पे सट्टा कर। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के कल से चालू कर दे, पता चला अंतरदशा में 4 8 12 चल रहा है, भूखा निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन का दे के गया 2000, उसका 20,000 का या 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, वो कितने का करेगा वो तो भगवान जाने। और ऊपर से अगर एक बार हमने हाँ बोल दिया तो उसको तो लगता है कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तो मेरा तो चांदी चांदी है, लगाओ पैसा। वो चीज गलती कभी करना मत, पहले देख लेना अगर हाँ बोलते हो तो क्या दशा सपोर्ट में है। कोई भी इवेंट हो, जब तक दशा सपोर्ट नहीं करेगी बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टैटिक प्रॉमिस है, शादी होगी, कब होगी? अब ये दशा के अंदर ही 6 8 12 चल रहा है तो थोड़ी शादी होने वाली है। जब वो अंतरदशा या दशा खत्म होगी, जब 2 7 11 आएगा तो शादी होगी।